और आप देख रहे हैं पासवान प्राइड। जैसा कि मैंने अपने पहले एपिसोड में ही बताया है कि हमारा उद्देश्य है अपने समाज के गणमान्य एवं प्रतिभाशाली व्यक्तियों की जानकारी आप तक पहुंचाना। और इसी सिलसिले में मैं ये बता दूं कि बहुत सारे हमारे समाज के ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी एक ख़ास पहचान बना ली है, अपनी जाति में नहीं बल्कि पूरे देश में। और कुछ ऐसे भी व्यक्ति हैं जो काफ़ी प्रतिभाशाली हैं मगर हमारी नज़रों से ओझल हैं। तो ऐसे व्यक्तियों की जानकारी आप तक पहुंचाना यही हमारा मूल उद्देश्य है। तो इसी सिलसिले में आज की जो हमारी मेहमान हैं वो हैं डॉक्टर शशि बाला। इनका संक्षिप्त परिचय मैं आपको दे देता हूं और विशेष जानकारी हम स्वयं इनसे ही जानेंगे। तो इन्होंने बीएससी की है रांची वुमेंस कॉलेज से, एमएससी की है पेरियार यूनिवर्सिटी से और पीएचडी की है बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मेसरा रांची से। और फ़िलहाल ये असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में नूरसराय कॉलेज में कार्यरत हैं। तो चलिए अब हम मिलते हैं हमारे आज के मेहमान से। मैडम, आपका स्वागत है इस चैनल पे। और आपको बता दूं कि थोड़ा सा परिचय मैंने आपका दे दिया है अपने दर्शकों को। मैं चाहूँगा कि आप अपना विशेष परिचय स्वयं अपने शब्दों में दें। जी धन्यवाद। मेरा नाम डॉक्टर शशि बाला हुआ। मैं बिहार के कैमूर ज़िले से बिलोंग करती हूँ। वैसे तो मेरा जन्म बिहार में नहीं हुआ है, मैं रांची झारखंड में पली बड़ी हूँ और मैंने जो स्टार्टिंग की पढ़ाई भी है वो मैंने रांची से ही किया है। रही बात मेरी अभी जो प्रेजेंटली मैं असिस्टेंट प्रोफेसर कम जूनियर साइंटिस्ट के पोस्ट पे कार्यरत हूँ। नालंदा की नूरसराय जगह पे मैं यहाँ पे कार्य करती हूँ। रही बात मेरी अचीवमेंट के बारे में, तो चूँकि मेरा शुरू से जो करियर फील्ड रहा है टीचिंग में रहा है और साइंटिफिक इन्वायरमेंट में रहा है, तो मेरे पास बहुत सारे टीचिंग बेस्ट टीचर अवार्ड्स हैं क्योंकि अलग अलग प्रोफेशनल सोसाइटीज़ ने मुझे दिया है। मेरे पास बेस्ट एक्सटेंशन वर्कर अवार्ड है। देन मेरे पास आउटस्टैंडिंग बायोटेक्नोलॉजिस्ट अवार्ड है, जो कि मैंने बहुत सारे जो रिसर्च किए हैं, जो मैंने अलग अलग जो प्लांट सैंपल है, डकवीड है, फिर फ्रेंच बीन है, फिर टमाटर है, इन सब पे मैंने बहुत सारे कार्य किए हैं जिसकी वजह से मुझे अलग अलग जो अवार्ड से मुझे मिले हैं। कुछ फैमिली डिटेल्स भी थोड़ा बहुत जानना चाहेंगे हम लोग, यदि आपको इतराज़ नहीं हो तो। नहीं, बिल्कुल एतराज़ नहीं है। मेरे पिताजी जो थे एचईसी में जूनियर मैनेजर के पद से रिटायर हुए हैं और मेरी माताजी एक स्कूल में टीचर थी। और हम लोग 4 भाई बहन हैं, 4 बहन और 2 भाई हैं, जिसमें मैं घर में सबसे छोटी हूँ। तो यही फैमिली बैकग्राउंड है। और मेरी शादी जो कमांडेंट अजय कुमार से हुई है, जो कि फ़िलहाल अभी तमिलनाडु में पोस्टेड हैं। राइट। तो मैडम, ये साइंटिफिक फील्ड में आपका आने का इरादा कैसे बना? तो यहाँ तक की जो आपकी जर्नी है, थोड़ा सा उस पर प्रकाश डालिए। एक्चुअली साइंटिफिक फील्ड में आने का इरादा मेरा पहले स्टार्टिंग में नहीं था। जहाँ तक बात है मेरे करियर की, तो मेरा जो था शुरू से मेरा रुझान पढ़ाई की तरफ रहा और मैं शुरू में चाहती थी कि मैं डॉक्टर बनूँ, लेकिन फिर कुछ कारणवश मैं इसमें नहीं कर पाई या फिर मैंने ध्यान नहीं दिया। फिर मुझे मौका मिला कि मैं आगे की जो पढ़ाई है, जो कि काफ़ी रुचि था बायोलॉजी सेक्टर में, तो फिर मैंने सोचा कि क्यों नहीं मैं +2 करने के बाद मैंने बायोटेक्नोलॉजी से ग्रेजुएशन किया। और ग्रेजुएशन करने के बाद मैं अपने घर की पहली महिला हूँ जो अपने घर से बाहर निकल कर मैंने पीजी बाहर से किया है, क्योंकि हमारे घर में अलाउड नहीं था। आपने ग्रेजुएशन आपने रांची वुमेंस कॉलेज से किया है और एमएससी आपने पेरियार यूनिवर्सिटी तमिलनाडु में किया है। वहाँ से किया। फिर उसके बाद फिर हमारी जॉब हो गई थी, तो जॉब के बाद फिर हमने सोचा कि ठीक है टीचिंग लाइन में है तो कुछ और बेस्ट करना चाहिए। तो फिर हमने पीएचडी की तैयारी की, पीएचडी का एग्ज़ाम दिया, पीएचडी में एंट्रेंस हो गया। फिर पीएचडी के बाद फिर हम साइंटिफिक फील्ड में आ पाए।
तो जहाँ पे मैं साइंटिफिक वर्क कर रही हूँ, टीचिंग भी कर रही हूँ, साइंटिफिक वर्क भी कर रही हूँ, एक्सटेंशन का भी काम है हमारा, जहाँ पे मैं जो गांव-गांव हम लोग जाते हैं और जो किसान होते हैं, किसानों को जो टेक्नोलॉजी होती है उस टेक्नोलॉजी हम लोग प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ जो उनकी समस्याएं होती हैं उनका भी निदान करते हैं, और साथ ही साथ हम लोग हमारे कॉलेज में यहाँ पर ट्रेनिंग देते हैं किसानों को, ताकि वो अच्छी ट्रेनिंग लेकर यहाँ से जाएँ और अपने यहाँ जो भी काम है वो अच्छे से करें। अच्छा, एक बात बताइए, यहाँ तक पहुँचने में आपने जो इतना अच्छा कैरियर बनाया है, तो आपको कुछ जातिवाद का भी सामना करना पड़ा, कुछ चैलेंजेस फेस करने पड़े जी, जी, आगे बढ़ने में? ज़रूर। ज़रूर, ज़रूर। एक्चुअली जब एक ऐसी जाति से संबंध रखिए जो कि यहाँ हमारे समाज में उपेक्षित है, तो ऑब्वियसली तो सामना तो करना ही पड़ता है। मैं कह सकती हूँ कि मेरे लिए तो 2 चैलेंज थे यहाँ पे। एक पहला चैलेंज था कि मैं एक लड़की हूँ, और हमारे समाज में लड़कियों को बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती है कि वो आगे बढ़ें। दूसरा चैलेंज तो हमारे इस कम्युनिटी से बिलॉन्ग करना है, जो हर जगह पे मुझे फेस करना पड़ा है। जैसे मैं बता सकती हूँ, कुछ बहुत सारी घटनाएँ हैं जो कि मुझे बताया गया, एहसास कराया गया कि नहीं, आप जो हो इस पर्टिकुलर कम्युनिटी से बिलॉन्ग करती हो तो यू शुड बी साइलेंट, तब आप ज़्यादा बोलने की कोशिश मत कीजिए और ज़्यादा आगे बढ़ने की कोशिश मत कीजिए। तो जैसे मैंने सबसे पहला जो जॉब था मेरा डीएवी में, तो वहाँ पे मैंने पीजीटी बायोटेक्नोलॉजी का मैंने एग्ज़ाम दिया, इंटरव्यू दिया, सिलेक्शन भी हो गया हमारा। बट जब मुझे उसकी सैलरी मिली तो मुझे स्टार्टिंग में तो मुझे एडहॉक पे रखा गया। फिर मैंने उस पर ऑब्जेक्शन रेज किया कि एडहॉक क्यों, इसमें तो ऐसा कुछ नहीं लिखा था। फिर उन्होंने बोला कि नहीं, हमारा टर्म्स एंड कंडीशन है, तो आपको एडहॉक में रहना पड़ेगा। फिर मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मैं अभी खाली बैठी हूँ, ज्वाइन कर लेती हूँ। उसके बाद जब मुझे 1 साल के बाद सैलरी मिली तो मुझे पीआरटी का सैलरी दिया गया, जो कि मुझे मतलब मेरे लिए एक्सेप्टेबल नहीं था। मैं +2 के बच्चों को बायोटेक्नोलॉजी पढ़ा रही हूँ और मुझे सैलरी दी जा रही पीआरटी की। फिर मैंने ऑब्जेक्शन वहाँ पे भी रेज किया, तो मुझे बहुत सारे ताने सुनने को मिले कि अभी अभी तो आई हो, इतनी नौसिखुआ हो, अभी तुम्हें क्या मिल जाएगा, तुम इतना हाथ पैर मारने की कोशिश मत करो। ये तो पहला था। दूसरा जो था, जब मुझे मेरा परमानेंट जॉब हुआ केंद्रीय विद्यालय में, तो वहाँ पर भी जो हमारे मतलब मेरे डिपार्टमेंट के तो नहीं, क्योंकि मैं अपने डिपार्टमेंट में अकेली थी, लेकिन दूसरे डिपार्टमेंट के जो लोग थे वो मुझे कहते थे कि अरे बायोटेक्नोलॉजी में क्या रखा है, तुम क्यों यहाँ पर आ गई, और इस जॉब में क्या रखा है, तुम्हें तो इस जॉब में नहीं अच्छी, जाओ शादी ब्याह करके कहीं अच्छी जगह पे जाओ रहो। मतलब लोग मुझे इस तरह से डिमोरलाइज करने की कोशिश करते थे। तो मैं बोलती थी ठीक है भाई, मेरा जहाँ फेट लिखा है मैं वहाँ चली जाऊँगी, आपको ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात, मैं यहाँ पर पहुँची हूँ तो मैं अपने काबिलियत से ही पहुँची हूँ, ना कि किसी का पैरवी और सोर्स लेकर पहुँची हूँ। तो लोग मुझे कहते थे इस तरह से। फिर उसके बाद फिर जो था लाइफ में और भी बहुत सारे चैलेंजेज आए। जैसे मैं जहाँ पे हूँ वहाँ पर भी हर वक्त कहीं ना कहीं ये कोशिश कराया जाता है कि नहीं, आप इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हो तो ज़्यादा नहीं बोलिए, लेकिन फिर भी मैं तो अपने अभी भी फेस करना पड़ता है हाँ हाँ, वर्तमान जॉब अभी भी में फेस भी? करना पड़ता है। मतलब एक्चुअली खुलकर तो बोला नहीं जाता, बट ऐसा माहौल रहता है कि नहीं, कि ये लोग इस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं तो इनको बहुत सारी जो फैसिलिटीज़ है, बहुत सारी जो अपॉर्चुनिटीज से डिप्राइव कर दो, उन्हें बताओ मत, उनका नाम मत आगे आने दो। जी, तो ये सारी चीज़ें हैं जी, जो अभी भी हैं हमारे अभी यहाँ, भी है, हाँ। जो चल रही हैं और चलते आ रही हैं, बस उसका रूप बदल गया है। और मेरा ख्याल है ये चलती रहेंगी, इसको ये चलती रहेंगी। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, कहीं कम मिलेगा, कहीं ज़्यादा मिलेगा, लेकिन ये जाने वाला नहीं है। डिस्क्रिमिनेशन इज़ नेवर गोइंग टू एंड, ये मैंने भी देखा है अपने लाइफ में। थैंक यू। ओके, तो ये तो हो गई आपके कैरियर के बारे में, दर्शकों को पता चल गया। आपके अचीवमेंट्स काफ़ी हैं, और साइंटिफिक फील्ड में होना, हमारे समाज के लिए एक लेडी का होना, ये वाकई हमारे लिए तो गर्व की बात है। अगर यदि हम अपने सामाजिक स्तर को देखें, हमारा जो समाज है, जो जितने कितने लोग पढ़े लिखे हैं, कितने ज़्यादा से ज़्यादा तो अनपढ़ ही मिलेंगे, और उसको ध्यान में रखते हुए मेरा मानना है कि ये अचीवमेंट हमारे लिए वाकई गौरव की बात है। मेरा मानना है, बाकी लोग माने या नहीं माने वो अलग इशू है, लेकिन मैं तो मानता हूँ, और इसलिए आपको बुलाया मैंने चैनल पे कि भाई आप हमारे इंटरव्यू दीजिए और हम अपने लोगों को इसकी जानकारी दें कि देखो हमारे समाज की महिलाएं भी अब काफ़ी उन्नत अवस्था में पहुँच चुकी हैं, पहुँच रही हैं, और हमें पहुँचाने की कोशिश भी करनी चाहिए। सो दिस इज़ माई मोटो।
अच्छा, अब मैं समाज के बारे में कुछ पूछूंगा प्रश्न, अपने समाज के बारे में कि आप हमारा जो अभी जो समाज है उसके बारे में आपका क्या ओपिनियन है, क्या समझती हैं आप? जहाँ तक मेरा ओपिनियन है, जो मैंने ऑब्जर्व किया है, तो हमारा जो समाज है आज, नो डाउट हर एक सेक्टर में उनकी भागीदारी हो रही है, बहुत ऊंचे पायदान पे पहुंच चुके हैं। और बहुत काफ़ी आपको ऐसे ऐसे लोग मिल जाएंगे जो अच्छे पोस्ट पर हैं, अच्छे बिजनेस भी कर रहे हैं, हर सेक्टर में हैं। लेकिन ये कुछ गिने चुने लोगों के पास है। बाकी अगर हम आधी से ज़्यादा आबादी को देखें, तो वो आज भी जो गाँव में बस रही जो आबादी है, उनके पास ये काबिलियत नहीं है। वो आज भी देखा जाए तो वो बंधुआ मजदूरी कर रहे हैं, या फिर अपने शहरों को छोड़ के दूसरे शहरों में पलायन कर रहे हैं। वहाँ जाकर जो रोजी रोटी है उसके लिए वो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, ताकि वो रोजी रोटी का जुगाड़ कर पाएँ। तो मेरा मानना है कि जो आज भी प्रेजेंट स्टेटस, जो हमारी जो बहुत ज़्यादा आबादी है जो गांव में बस रही है, उनके पास शिक्षा का अभाव होने की वजह से, शिक्षा और साथ ही साथ हम इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, और अगर आर्थिक स्थिति मजबूत ना हो, तो फिर से ये जो कंडीशन है वो हमेशा बना रहेगा। तो जिसकी वजह से वो क्या है कि उससे ज़्यादा नहीं सोच पा रहे हैं कि हमें करना क्या चाहिए। और अगर कुछ सोचते भी हैं तो उन्हें लगता है कि हम आर्थिक रूप से उतने सक्षम नहीं हैं कि हम आगे बढ़ पाएँ। तो जिसकी वजह से वो फिर से उसी जो उनका पैटर्न चलते आ रहा है कि नहीं, हमें घर से बाहर निकल कर काम की तलाश में जाना है, हमें जो रोजी रोटी है उसका जुगाड़ करना है, तो उसी में वो लिप्त हैं। जी, तो ये जो वर्तमान आपकी जो ऑब्जर्वेशन है हमारे समाज के बारे में, तो इसके इम्प्रूवमेंट के लिए आप कुछ सुझाव दे सकती हैं? आपके कुछ विचार हों कि हाउ टू इम्प्रूव दिस सिचुएशन? अ, मुझे लगता है कि अगर अपने आप को, जैसे हमारी कम्युनिटी को अगर इम्प्रूव करना है, फिर आगे अपलिफ्टमेंट चाहिए, तो सब दो चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। सबसे पहला है कि हमें एजुकेशन, जो शिक्षा है, जो शिक्षा का अभाव हो रहा है, वो एक अच्छी शिक्षा हमें चाहिए। जब तक से हम अपने जो भी जनरेशन है उन्हें अगर अच्छी शिक्षा नहीं दे पाएंगे, तो वो कभी भी वहाँ से उस अवस्था से बाहर निकल नहीं पाएंगे। और दूसरा जो है वो है आर्थिक मजबूती। तो ये शिक्षा और ये आर्थिक मजबूती अगर उन्हें मिलेगा, तो वो भी उस जगह से बाहर निकल के एक अच्छा मुकाम हासिल करेंगे। तो इसके लिए मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे उपाय हैं, हो सकते हैं, जो अगर अपनाए जाएँ तो जिसकी मदद से उनका अपलिफ्टमेंट हो सकता है। जैसे कि एजुकेशन की बात करते हैं, तो हमारी कम्युनिटी में कुछ ऐसे लोग हैं जो कि एजुकेशन में हैं, वो अच्छे गाइडेंस प्रोवाइड कर सकते हैं, अच्छे मेंटर बन सकते हैं। तो वैसे लोगों की अगर डायरेक्टरी है, तो मुझे लगता है कि जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, वैसे लोग का गाइडेंस ले सकते हैं, उनसे मेंटरशिप ले सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे जनरेशन को ये नहीं पता कि हमें सही विषय कौन सा चुनना है। क्योंकि इसके अभाव में भी क्या होता है कि उन्होंने कुछ भी सब्जेक्ट ले लिया, पढ़ लिया, फिर बाद में एसएससी और रेलवे और जो ज़्यादातर लोग यहाँ पे करते हैं, उसमें ग्रुप डी की, ग्रुप सी की नौकरी के पीछे भागे जा रहे हैं, भागे जा रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं कि जब तक से हम इसको इम्प्रूव नहीं करेंगे, तब तक से नहीं हो पाएगा। साथ ही साथ मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगी कि फाइनेंशियल लिटरेसी की बात करते हैं, कि अगर हमें फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं होगा, तो हमें कैसे खर्च करना है, कहाँ करना है, और कैसे उस आमदनी को बढ़ाना है, ये भी जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है। तभी हमारा जो आर्थिक स्थिति है वो मजबूत हो सकता है। इसके लिए हम सिर्फ जॉब पे तो डिपेंड नहीं रह सकते हैं। तो हम यहाँ पे एंटरप्रेन्योरशिप को और बिज़नेस को बढ़ावा दे सकते हैं कि आप बिज़नेस भी करिए। अगर आप बिज़नेस कर रहे हैं, पुराने जो आपके पुराने बिज़नेस है, तो आप उसमें कुछ ऐसे नए टेक्नोलॉजी लगाइए जिससे कि आपका बिज़नेस का इम्प्रूवमेंट हो। अगर आप एग्रीकल्चर में ही हैं, तो एग्रीकल्चर में भी देखिएगा, आज के डेट में बहुत सारे इम्प्रूव वेराइटीज़ आ चुकी हैं, उन्नत बीज हैं, उन्नत खाद हैं, बहुत सारे ऐसे टेक्नोलॉजीज़ हैं। साथ में किसान हेल्पलाइन है, एडवाइजरी है। ये सारी चीज़ों का अगर हम इस्तेमाल करते हैं, तो हमारा जो अपलिफ्टमेंट है वो बहुत आसानी से हो सकता है, और हमें बिना किसी परेशानी के मतलब सारा गाइडेंस मिल सकता है। साथ ही साथ मैं ये भी कह सकती हूँ कि एक अगर बिज़नेस या एंटरप्रेन्योरशिप करना है, तो हर एक बिहार के अगर हर एक ज़िले में एक ऐसा बिज़नेस सेंटर बनाया जाए जिसमें हमारे समुदाय के लोग रहें, और वहाँ पे हमेशा कुछ ना कुछ बिज़नेस एक्टिविटी को कराया जाए। तो उससे क्या होगा कि लोग आएंगे, जो नीडी हैं, जो करना चाहते हैं, उसमें वो इन्वॉल्व होंगे और वो अच्छा करेंगे, जिससे उनका जो आर्थिक स्थिति है वो बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव होगा। सुझाव तो आपका बहुत अच्छा है, लेकिन जहाँ तक इसका इम्प्लीमेंटेशन पार्ट है,
उसमें बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ हैं। फिर भी इन डिफ़िकल्टीज़ को ध्यान में रखते हुए हमें कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा, और ये तभी संभव है जब आप जैसे इंटेलेक्चुअल्स एकजुट हों, इस पर विचार विमर्श करें और कुछ आगे बढ़ने की कोशिश करें, इस पर कोई प्लानिंग करें समाज के लिए, जो कि अभी तक मेरी ऑब्जर्वेशन यही है कि नहीं हो रहा है। हम लोग संगठन तो हमारे पास बहुत है, संगठन हमने बना लिए हैं, लेकिन ग्रास रूट लेवल पे क्या करना चाहिए ये हम बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। तो मेरा एक ये भी उद्देश्य है आप जैसे लोगों को चैनल पे लाना और समाज से परिचित कराना। इसका मेरा बैकग्राउंड में मेरा एक यही उद्देश्य है कि जब लोग एक दूसरे को जानेंगे, आपके फील्ड के बारे में और भी लोग होंगे या इवन दूसरे फील्ड के जब जानेंगे, एक कोऑर्डिनेशन होगा, एक जो इंटेलेक्चुअल्स का जब कोऑर्डिनेशन होगा तो हम कुछ प्लानिंग कर सकते हैं और कुछ अपलिफ्टमेंट की बात कर सकते हैं। बात के अलावा फिर हम उसको उस पॉलिसी एंड प्लानिंग को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं और वो सामाजिक सुधार होगा। जैसे कि आपने एजुकेशन के बारे में कहा, एजुकेशन एंड इकोनॉमिक कंडीशन, तो एजुकेशन के मामले में मैंने देखा है गाँव में भी पढ़ना ही नहीं चाहते लोग। जो शहर में आ गए उनके बच्चे तो पढ़ लेते हैं, वो पढ़ा देते हैं, लेकिन गांव में अभी भी पढ़ाओ भी तो पढ़ना नहीं चाहते हैं। तो ये बहुत बड़ी कमजोरी है और इसको हमें टैकल करना है। मैं आपको बता दूं कि इसके लिए मैं अपना एक प्रोग्राम बना रहा हूं फ्यूचर में। जो मेरी सोच है इसको कि हाउ टू इम्प्रूव आवर एजुकेशन, जो मेरी सोच है वो मैं फिर बताऊंगा लोगों को चैनल के माध्यम से, ये जैसे हो धीरे धीरे। तो फ़िलहाल जो अभी मेरा यही उद्देश्य है कि पहले तो हमारे कम्युनिटी के जितने भी बुद्धिजीवी लोग हैं उनको जोड़ो, उनको एक प्लेटफॉर्म पे ले आओ, उसके बाद काम आसान हो जाएगा। सो दिस इज़ माय मोटो। और आपका सुझाव मुझे बहुत अच्छा लगा जो हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड दिया, और मेरे ख्याल से जब लोग सुनेंगे तो वो डेफिनेटली इसका लाभ उठाएंगे। आपकी पहल बहुत अच्छी है, क्योंकि जब आपने मुझे बताया था तो आपकी पहल जो है बहुत अच्छी है, क्योंकि आपने जब मुझे पहली बार बताया था फ़ोन पर कि मैं ये सीरीज़ स्टार्ट कर रहा हूँ, तो मुझे लगा कि नहीं, एक्चुअली ये होना चाहिए, क्योंकि जब ये होगा तभी हमारे जो लोग हैं एक साथ एक प्लेटफॉर्म पे आ पाएंगे, तभी वो एक दूसरे को जानेंगे, तभी वो हेल्प ले पाएंगे। अदरवाइज़ क्या है कि लोग एक दूसरे को जानते नहीं हैं और जब मुसीबत में फंसते हैं तो वो समझ नहीं पाते कि हमें कहाँ जाना चाहिए। तो ये बहुत ही अच्छा आपने इनोवेटिव आइडियाज़ निकाले हैं और आई होप कि ये फ्यूचर में बहुत अच्छा काम करेगा। हमारे जो भी जनरेशन से आने वाले वो जरूर आगे बढ़ेंगे। लेट अस होप सो। तो वैसे तो आपने इन नटशल बता ही दिया अपलिफ्टमेंट का आपका जो सजेशन था। तो अच्छा, आप ये बताइए कि सपोज़ कीजिए हम आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं कि समाज का उत्थान, आप एक जिम्मेदारी आप कीजिए, तो सबसे पहले आप क्या करना चाहेंगी? सबसे पहले तो चूँकि मैं टीचिंग लाइन में हूँ, तो मैं कोशिश करूँगी कि बच्चों को ऑनलाइन जो टीचिंग क्लासेस होते हैं, मैं उनको जो भी सब्जेक्ट मैटर के हिसाब से मैं उनको दे सकूँ। मैं वैसे वीडियोस बना के दे सकूँ, या फिर अगर ऑनलाइन क्लासेस पॉसिबल है तो मैं कोशिश करूँगी कि उनको ऑनलाइन क्लासेस से जोड़ के, और जो मेरा एक्स्ट्रा टाइम होता है उस टाइम पे मैं उनको अच्छा गाइडेंस दे सकूँ। तो मैं समझता हूँ कि जो आपने सुझाव दिए डेफिनेटली ये बेनिफिशियल होगा समाज के लिए। एक और चीज़ है, जैसे मैं एग्रीकल्चर में हूँ तो बहुत लोगों को जानकारी नहीं है कि एग्रीकल्चर पढ़ने से क्या फ़ायदे हैं और क्या क्या स्कोप है। तो वैसे जो स्टूडेंट हैं हमारे, जो स्ट्रगल कर रहे हैं कि कौन से सेक्टर में जाना चाहिए, किस फील्ड में जाना चाहिए, तो उनको मैं गाइडेंस दे सकती हूँ कि अगर आपका इंटरेस्ट है तो आप आइए, यहाँ पे क्या क्या स्कोप है आप जानिएगा, तो फिर आपको ताजुब हो जाएगी। बिहार जैसे जगह में एग्रीकल्चर में बहुत ही ज़्यादा स्कोप है, तो लोग दूसरे पोस्ट के लिए, एसएससी और रेलवे के लिए भागते हैं, तो क्यों नहीं अपनी पढ़ाई जो है इधर करके और बहुत अच्छा करियर अपना बना सके। तो ये सारी चीज़ें भी हैं जो मैं कर सकती हूँ। हमारे लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। जो प्रॉब्लम ये है कि हमारे लोगों को इसकी जानकारी नहीं है। इवन बच्चे 10वीं और 12वीं करने के बाद क्या करें ये सोचने में ही उलझे रहते हैं। बस मेडिकल और इंजीनियरिंग, यही दो चीज़ उनको सोचता है, और बाकी जो और भी कुछ चीज़ें हैं जिसमें कि अच्छा कैरियर बन सकता है ये लोग पता नहीं है। तो इसके लिए मार्गदर्शन की ज़रूरत है, जो मेरा सोचना है।
और जैसे प्रोफेसर टीचिंग लाइन में जो हैं आप जैसे लोग हैं, तो अगर ऐसे और भी लोग आएँ तो डेफिनेटली गाइड कर सकते हैं। आपने एग्रीकल्चर के बारे में दिया, और भी बहुत सारे लोग हैं जो भाई चलो आर्ट्स का ही सब्जेक्ट है, हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, जूलॉजी हो, व्हाटएवर इट इज़, तो गाइड कर सकते हैं कि इसमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। दैट विल बी अ वेरी गुड फिर सही चीज़ों थिंग का फॉर चयन आवर करना बहुत सोसाइटी। ज़रूरी है। और सबसे बड़ी बात है कि हमारे बच्चे ना गोल तय नहीं करते हैं कि क्या उनका ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, क्या गोल है। वो सही टाइम पे नहीं, वो सोचते हैं कि पहले 10th पास कर ले फिर डिसाइड करेंगे, हाँ फिर बस, सोचते हैं फिर हाँ पहले 12th पास कर ले फिर देखेंगे। फिर इसमें जो सारा टाइम जो होता है कि वो गोल सेट करने का वो चला जाता है। अगर गोल पहले से सेट कर ले कि हाँ मुझे जिस सेक्टर में जाना है, तो उसके हिसाब से वो स्टडी करें तो बहुत जल्दी अचीवमेंट कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ की कमी है हमारे कम्युनिटी में। नाइस, ये बहुत अच्छा आपने आइडिया दिया हमारे समाज के लिए, और मैं समझता हूँ कि इसका फ़ायदा डेफिनेटली लोगों को होगा। और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूबल गाइडेंस टू आवर सोसाइटी। और मैं आशा करता हूँ कि ज़रूर आप हमारे समाज के काम आएंगी। वंस अगेन थैंक यू। तो दोस्तों, ये थी प्रोफेसर शशि बाला, और आज के लिए बस इतना ही। फिर हम मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और प्रतिभाशाली व्यक्ति के साथ, और आशा करता हूँ कि हम लोग ऐसे ही मिलते रहेंगे और अपने समाज के गण्यमान्य व्यक्तियों को आपस में जोड़ने की कोशिश करेंगे ताकि हमारा समाज फ्यूचर में लाभान्वित हो। थैंक यू। ओके।